नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज़ की पेशकश खास मेहमान में। आपके साथ मैं हूं कपिल गौड़ और आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है कैप्टन विकास गुप्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैप्टन विकास गुप्ता जो हैं पहले इंडियन आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड में मेंबर रह चुके हैं, उसके बाद अब वो सक्रिय राजनीति में हैं। राजनीति वहाँ से जहाँ का होल्ड भारतीय राजनीति में एक बहुत अहमियत रखता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से। अभी हाल फिलहाल में जो कैप्टन विकास गुप्ता जी हैं कृषि अनुसंधान काउंसिल के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के, और आज हमारे इस खास इंटरव्यू में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद कपिल जी। सर, आपका प्रोफाइल ही ऐसा है जो तहलका मचा रहा है आज के टाइम में, यानी कि कृषि से रिलेटेड हमने जितनी भी पीछे के 2 महीने में जितनी भी प्रतिक्रियाएं देखी हैं, 26 जनवरी भी हमने देखा, आज हम आपके साथ उस पर चर्चा करेंगे। सर, क्या मैं ये मान सकता हूं कि आज आपकी सरकार बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है, जिस तरीके से वो तूल पकड़ रहा था, एक जंगल की आग के जैसे वो फैला हुआ था, आज उसका कोई अंत, इस इतना बुरा अंत अगर उसका इस तरीके से होता है तो क्या कहीं पे सरकार खुश है इस चीज़ को लेकर के? नहीं, देखिए, सरकार जो भी हुआ, जो पिछले कुछ विगत 2 महीनों से जो घटनाक्रम हो रहा है उससे सरकार कतई भी खुश नहीं है। ये जो रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स बहुत लंबे समय से कृषि क्षेत्र में सुधारों की बात चल रही थी, बहुत लंबे समय से मांग चलती चली आ रही थी। पिछले 70 वर्षों में किसानों की आय बढ़े, उसके लिए बहुत पूर्ववर्ती सरकारें प्रयास कर रही थी। हरित क्रांति जब 1965 में 65 की लड़ाई के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति के लिए अभियान चलाया, तो हरित क्रांति से लाभ ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ी। हरित क्रांति में के बाद जितना भी था, किसानों को बीज लेने के लिए भी बाज़ार में जाना पड़ता था, खाद लेने के लिए भी बाज़ार जाना पड़ता था, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी मार्केट से ट्रैक्टर खरीदना पड़ता था, डीजल खरीदने के लिए भी बाहर खरीदना पड़ता था। तो इनपुट कॉस्ट जिसे कहते हैं ना, कि वो कृषि में बढ़ती रही, आउटपुट कॉस्ट जो बिक्री वाला था वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो इस वजह से किसानों की आय नहीं बढ़ पाई। तो उसी आय को बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर हमारे देश में मार्जिनल फार्मर, जिसका 1 या 2 हेक्टेयर, जो जिसकी छोटी जोत है, वो वाला किसान ज़्यादा बड़ा किसान है, तो उन किसानों को की आय को दिमाग में, विशेष रूप से दिमाग में रखने के लिए ही ये रिफॉर्म्स को लाया गया है। और मैं समझता हूँ कि किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर जगह पॉलिटिक्स भी अपना एक रूप ले लेती है, तो इसका भी एक राजनीतिकरण करने का कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अंतोगत्वा ये रिफॉर्म्स जो कि किसानों की भलाई के लिए है, ये रिफॉर्म्स लागू होंगे। सर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश 5 ऐसे राज्य हैं जिनको उत्तर भारत में कृषि प्रधान राज्य कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन यहीं के जो किसान हैं वो देखा जा रहा है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या वजह है जो सरकार जो है इन किसानों को समझा नहीं पा रही है, या सरकार नहीं समझ पा रही है इन किसानों की मांग? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लगभग 10 दौरों की वार्ता हो चुकी है और सरकार उन किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। और रही बात कि इन आंदोलन में जो किसान हैं, वो किसान मूलतः कौन से किसान हैं? या तो पंजाब या हरियाणा के किसान हैं। हरियाणा के भी बहुत ज़्यादा किसान हैं। पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। कैसे डिसाइड हो कि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी के हैं या पूर्वांचल के हैं? ये तो साफ पता चल जाता है। आप जाके, चूंकि आप पत्रकार हैं, तो आप कभी भी किसानों के आंदोलन के बीच में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मूलतः या तो पंजाब का किसान है, या उत्तर प्रदेश का किसान है, या उत्तराखंड का जो तराई का किसान है वो किसान है। ये मुख्यतः 3 ही फसलें उगाते हैं। पंजाब का और कुछ हरियाणा के कुछ 1-2 जिलों का किसान वो गेहूं और चावल उगाता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना उगाता है। सिर्फ 3 फसलों को उगाने वाले किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार को MSP पर बेचा जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार तो MSP पे भी अपना आश्वासन देने को तैयार है कि MSP नहीं हटाई जा रही है। लिखित में क्यों नहीं दे रही है सरकार? लिखित में पहले वार्ता चल रही है, एक समझौते की बात चल रही है। समझौते पर वो किसान मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए, जब वार्ता होती है तो एक आपको इतना फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ती है। कुछ लेन देन या कुछ कहीं सरकार कहीं किसी स्पष्ट जगह पर कहीं आए या किसान कहीं आए, लेकिन किसान मानने को ही तैयार नहीं है। किसान पहले दिन से यही कह रहे हैं, जो भी किसानों के नेता हैं, जो ये लोग ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि किसानों की भलाई के लिए है, और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान और किसानों के नेता इस बात को समझें। क्या सरकार को इस चीज़ का इल्म था कि अगर वो MSP पर पहले से ही लिख करके दे देती तो शायद ये इतनी मांग नहीं होती? देखिए, इस पर कई सारे विषय हैं। इस पर MSP पर भी है, मंडियों को हटाने का भी है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। इसको आप बहुत छोटे से MSP के
दायरे में रखकर नहीं आप इसको मुख्य दे मांग है सकते। सर एमएसपी को, सिर्फ एमएसपी की भी को मांग नहीं है, रख एमएसपी सकते की, हम। लेकिन जो ये तीनों कृषि कानून है, तीसरा कृषि कानून में देखिए, आप किसान को सिर्फ फसल का उत्पादक मत मानिए। किसान अपनी फसल को उत्पाद भी करे और किसान मार्केट में भी बेचे। ये जो 3 कृषि कानून हैं वो किसानों को मार्केट भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे कोई किसान होता है, वो जाता है मंडी में जाकर बिचौलियों को बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा जो ये 3 कृषि विधेयक बिल लाए गए हैं, इसमें सरकार के ये मानना है कि किसान स्वयं उत्पादन भी करे और स्वयं मार्केट में जाकर बेचे। तो उस मार्केट को किसानों तक लेके आना और किसान मार्केट तक अपना उत्पाद बेचे, उसको दिमाग में रखते हुए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। जो कृषि विभाग है या जो कृषि प्रधान अगर देश कहा जाता है भारत को, क्या सरकार का ये कोई पैतरा है कि कृषि को भी एक किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के दायरे में लेकर के आया जाए? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न पर लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी भी है और खासकर किसानों के बीच में कुछ गलतफहमी फैलाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर लगभग 80% किसान है वो छोटा किसान है, मार्जिनल किसान है, और इन किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन्नत बीज, अच्छी खाद, अच्छा ट्रैक्टर या अच्छी टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल उस छोटी सी जोत में कर पाए। इन कृषि सुधार विधेयक बिल के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कृषि उत्पादक संघ बने। एक गांव में सपोज 300 और 400 किसान है, वो सब मिलकर एक किसान उत्पादक संघ बनाए। सरकार की तरफ से उनको लोन देने की सुविधा दी गई है, सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी देने की सुविधा की दी गई है। वो वहीं पर ही उत्पाद करें, वहीं पर ही उसकी प्रोसेसिंग करें। किसान क्या करता है, उत्पाद तो करता है और वो जाके मंडी में जाके बेच देता है, प्रोसेसिंग नाम पे वो कुछ कर नहीं सकता। तो वहीं पर वो उत्पाद करे, वहीं पर ही वो प्रोसेसिंग करे और वहीं से वो बेच दे। ये सरकार की तरफ से प्रयास। सरकार का लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी 2022 तक हो। 2021 में आ रहे हैं। देखिए, 2022 तक किसान की आय जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक कि वो अपना उत्पाद, चाहे वो दूध बेच रहा है, चाहे वो फसल बेच रहा है, चाहे वो गन्ना बेच रहा है, चाहे वो दलहन बेच रहा है, चाहे वो तिलहन बेच रहा है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो फल बेच रहा है, वो वहीं पर ही उसको प्रोसेसिंग नहीं करता है, तब तक उसको अच्छी उसकी उपज का आमदनी नहीं मिल पाएगी। आमदनी की तो बात कर रहे हैं सर, किसान वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लिखित में करके दे, लेकिन सरकार तो अभी तक नहीं दिया है। नहीं, एमएसपी पर जो भी सरकार अपनी खरीद करे, किसानों की मांग ये है कि सरकार जो खरीद कर रही है वो तो ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर भी जो खरीदे कि वो एमएसपी की मांग पे करे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का एक मोटिव होता है डिमांड और सप्लाई पर। सप्लाई अगर ज़्यादा हो गई है, जैसे कि इस समय आप जाके मंडी पर बेचते हैं, जाके मंडी पर आप, जैसे यहाँ पर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, नोएडा में हूँ, अगर वो किसान चाहे तो नोएडा की मंडी में ना बेचकर दिल्ली की मंडी में बेच सकता है या जाके फरीदाबाद की मंडी में बेच सकता है। ये उसके लिए किसानों को और ऑप्शंस उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कि जहाँ उसको अच्छा रेट मिले वहाँ जाकर वो बेच दे। उत्तर प्रदेश में गन्ना भी एक बहुत अहम फसल मानी जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है गन्ने का, उससे इथेनॉल भी बनता है, जो आज के टाइम में एक बहुत अहम प्रोडक्ट है जो गन्ने से निकल करके आता है। तो क्या सरकार के कुछ ऐसे प्रयास हैं कि उस गन्ने से इथेनॉल की जो प्रोसेसिंग जो होती है वो किसान अपने खुद उसकी प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में बेच सकें? देखिए, इसकी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। इथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव है। अभी आपने बात की कि हम चाहते हैं कि किसान जो है अपनी उपज भी करे, उसकी प्रोसेसिंग भी करे। अब आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा मुश्किल है। इस साल जो उपज हुई है, इस साल जो चीनी की उपज हुई है वो 3 करोड़ टन लगभग देश में चीनी की उपज हुई है, और इसमें सबसे ज़्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन इधर कुछ लंबे समय से गन्ना इतना ज़्यादा पैदा होने लगा है कि जितनी की हमें गन्ने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप उतना गन्ना ना उगाएं। आप जाके देखेंगे किसी भी चीनी की मिल में जाकर देखेंगे कि इतना चीनी का भंडार बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस बार शादियाँ नहीं हुई, लोगों का बिजनेस नहीं चला। एक्सपोर्ट के लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना गन्ना, जितने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आप बार बार बात कर रहे हैं, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चीनी मिलें, सरकारी चीनी मिलें या प्राइवेट चीनी मिलें, गन्ना खरीद रही हैं, उसके हिसाब से 1 किलोग्राम चीनी 34 रुपये की बैठती है। और वो 34 रुपये की चीनी जब चूँकि खपत नहीं है तो और गन्ना लेकर वो क्या करेगा। और यही अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट में उस 34 रुपये की चीनी की कीमत सिर्फ 22 रुपये है। चीनी मिल के मालिक को कितने रुपए का घाटा हो रहा है? 12 रुपये का घाटा हो रहा है। तो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि गन्ना उतना ना उगाया जाए, जितना गन्ना उतना उगाया जाए, जितनी चीनी पैदा हो, जितनी चीनी पैदा हो उतनी ही चीनी पैदा हो जितनी खपत हो। एक दूसरा प्रश्न, आपके पहले प्रश्न की तरफ आता हूँ कि
इथेनॉल को ब्लेंडिंग करने के लिए सरकार की पॉलिसीज़ आ गई हैं, गाइडलाइन आ गई हैं। इस बार इथेनॉल का प्रयोग सैनिटाइज़र बनाने में भी काफ़ी हुआ है। प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि गन्ने को का जो बाई प्रोडक्ट है उसको इथेनॉल की तरफ किया जाए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी लेके आ रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। 26 जनवरी को जो बवाल कटा, जो तांडव हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी हैं उनका ये कहना है कि ये सरकार का कराया है, क्योंकि दीप सिद्धू का भी उसके अंदर नाम जो है जिक्र आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अमित शाह जी के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी जो है फोटो जो है सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे वायरल भी हो रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उसको हम नहीं कह सकते हैं। अभी सरकार की तरफ फोटो से को तो नहीं झुटला सकते ना, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं, तो मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, रही बात कि 26 जनवरी को जो किसानों ने जो वादा किया था सरकार को और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी, उस परमिशन का उन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी किसान उसमें थे, लेकिन कुछ किसानों के बीच में ऐसे तत्व थे जिनको इन किसान नेताओं को पहचानना चाहिए था। और जिस तरीके का तांडव हम सब लोगों ने देखा टीवी चैनलों के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, किस तरीके से उन्होंने लाल किले पर तांडव बचाया, वो वास्तव में बड़ा अशोभनीय और अक्षम्य अपराध है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसान को अपने आंदोलन चलाने के बहाने से इस तरीके से राष्ट्रीय श्रम का पात्र नहीं बनना चाहिए। अगर आप विपक्ष में होते तो क्या किसानों के आंदोलन को समर्थन देते इस तरीके से, जो 26 जनवरी को जो बवाल कटा? देखिए, विपक्ष में थे, विपक्ष में आज कौन है? कांग्रेस है मुख्य विपक्षी दल। अगर आप विपक्ष में होते तो क्या जो 26 जनवरी को जो बवाल कटा उसको आप समर्थन देते? बिल्कुल भी नहीं देते। 26 जनवरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती पार्टी है। बवाल इस तरीके का, चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, और अगर वो कोई भी ऐसा एपिसोड या ऐसी घटना राष्ट्रीय शर्म का कारण बनती है तो उसकी हम हमेशा उसकी भर्त्सना करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन देते आप? बिल्कुल, शांतिपूर्ण आंदोलन तो एक डेमोक्रेसी का, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस धरना प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व अपने आप को अगर चाहने लगें या उसको हाईजैक कर लें, वो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी कोई मान्यता नहीं है। सर, क्या मैं इस बात से ये मतलब निकाल सकता हूँ कि अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन देते और अगर सरकार कांग्रेस की होती तो आप इसका विरोध करते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कृषि कानून कब लाए गए? कृषि कानून बाकायदा संसद में पास हुए, संसद में बाकायदा उन पर बहस हुई और संसद की एक वैधानिक प्रक्रिया के बाद ही कृषि विधेयक लाए गए हैं। सरकार चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार देश की जनता की बहुमत का नुमाइंदा है और सरकार का काम है कि जो देश के भलाई के लिए जितने भी कानून हैं उसको लाया जाए। अब सरकार का काम है कानून बनाना और उनको लागू करना। अगर किसी को मतभेद है या किसी को कोई विषय है तो सरकार ने एक चैनल खोला है जिसमें आपने देखा कि 10 राउंड की वार्ता हो गई, लेकिन इतना रिजिड एटीट्यूड है किसान का और किसान के नेताओं का कि वो बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने तो कह दिया कि साहब या तो यस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें नहीं चलती हैं। दे आर द डिफरेंट शेड्स बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। राकेश टिकैत जो है किसान नेता, आपके यूपी से आते हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा भी है किसान नेता के रूप में। उनके पिताश्री भी जो है एक बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं। उनकी अगुवाई में अगर लोग उनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी पूर्व में भी जब उनके पिता किसान नेता थे तब भी इसी तरीके का आंदोलन हुआ था पहले की सरकारों को लेकर के, और अब भी जो है उनके सुपुत्र राकेश टिकैत जी के अगुवाई में वो लोग जो आ रहे हैं, किसान जो आ रहे हैं, तो ये भी तो सर यूपी के ही किसान हैं। वो जो है यूपी का सिर्फ पश्चिमी या जो भी आपने जो एरिया बताया सिर्फ वो आ रहे हैं, लेकिन पूरे यूपी से उनके लिए किसान आ रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बहुत पुराने लंबे समय के मेरे संघर्षों में कई सारे जो मैंने आंदोलन किए उसमें उनकी बहुत बड़ी सहभागिता रही। जैसे डीएनडी का टोल फ्री करना था, उसमें भी राकेश टिकैत जी मेरे उसमें समर्थन में थे। राकेश टिकैत जी ने जब चूंकि अभी ये मामला चल पड़ा है 2-3 दिन से, राकेश टिकैत जी घटनाक्रम के केंद्र में, शुरुआत में जब ये विधेयक लाए गए थे तब राकेश टिकैत जी ने इनका समर्थन किया था। ये अभी चूंकि उनको एक अच्छा मंच मिल गया, भीड़ मिल गई, किसान मिल गए और थोड़ा सा मीडिया की कवरेज मिल गई, तो उन्होंने अपने स्टैंड को उन्होंने बदल लिया। दूसरी, राकेश टिकैत जी घोषित, आपको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए वो नेतागिरी करते हैं। ठीक है, मुझे उसमें कहीं कोई दुराव नहीं है। वो एक बहुत लिमिटेड किसानों की एक पर्टिकुलर लॉबी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए का प्रतिनिधित्व राकेश टिकैत जी नहीं करते हैं। किसान उत्तर प्रदेश में तो
दलहन भी पैदा करता है, तिलहन भी पैदा करता है, किसान उत्तर प्रदेश में सब्जियां भी पैदा करता है, फल भी पैदा करता है, दूध भी पैदा करता है। वो सारे किसान कहाँ हैं यहाँ पर? सिर्फ गन्ना पैदा करने वाला किसान को ही किसान नहीं मानना चाहिए। किसान तो सभी लोग, सभी चीज़ें पैदा करते हैं। आरएलडी ने जो है अपना सपोर्ट दे दिया है। आप देखिए साहब, आरएलडी को, और आरएलडी क्या करेगी बताइए आप? आरएलडी के पास और तो कुछ बचा नहीं है, तो उनको लग रहा है कि इसमें किसान आंदोलन के सहारे ही अपना पॉलिटिकल एजेंडा को चला लिया जाए, तो बस वो है, और कुछ नहीं है। आरएलडी का क्या स्थिति है आपको पता है। दशकों से जो है सर, उत्तर प्रदेश की एक छवि ऐसी हो गई थी कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना रुक गया था। लोग व्यापार करने से डरते थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके का जो क्राइम रेट था उत्तर प्रदेश में, वो बहुत काफ़ी हद तक लोग उससे प्रभावित भी हुए हैं। क्या योगी जी के आने के बाद उसके अंदर कमी आई है? क्या अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है? इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से दो इन्वेस्टर समिट हुई, एक डिफेंस पर इन्वेस्टर समिट हुई, 3 समिट हुई, जितना रिकॉर्ड वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ना आने की सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था, और दूसरा था भ्रष्टाचार। इन दोनों चीज़ों पर योगी सरकार की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा में जिस तरीके से फिल्म सिटी आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, रिकॉर्ड टाइम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो ये जेवर एयरपोर्ट में उड़ाने 2023 में सरकार का करने का पूरा टारगेट था। आप जाके देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा का एक्सप्रेस वे ऑलरेडी चल रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, और आपने देखा कि ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से नोएडा से और कानपुर तक चालू हो गया है। तो ऐसा नहीं है, विकास का लिए एक पूरा माहौल बनता है, उस पूरे माहौल को बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। और अभी जब सर्वे हुआ था, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के बारे में सर्वे किया था, तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग इतनी लंबी जंप की है कि वो टॉप दूसरे स्थान पर एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आ गई है। एक वेब पोर्टल है, उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस में आपको 72 घंटे के अंदर सारी क्लियरेंस मिल जाती है। तो ये सारी माहौल सुधारने की दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और उसका माहौल भी जमीन पर दिखाई दे रहा है। एक सर्वे की रिपोर्ट मेरे पास भी है सर, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो क्राइम है वो 66% बढ़ गया है। अब देखिए, मुझे पता नहीं कि आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ये मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और स्त्रियों के और बच्चों के, खासकर बालिका के विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर और जितनी भी सारी स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीमें महिलाओं को केंद्र में रखी गई। महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन चालू की गई, बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन चालू की गई, और सारी हेल्पलाइन आज की डेट में इफेक्टिव हैं। आप कभी भी डायल करके, आप कभी भी आप फीडबैक लेके पता कर सकते हैं कि जितना जीरो टॉलरेंस महिलाओं और बच्चियों के प्रति, अपराध के प्रति योगी सरकार की रही, उतनी इससे पहले कभी भी नहीं रही। सर, करप्शन के खिलाफ आपकी मुहिम बहुत पहले से चली हुई है। लोग आपको जानते भी हैं कि आप करप्शन के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, कदम उठाते हैं। डीएनडी टोल में आपकी एक बहुत अहम भूमिका भी रही थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं करप्शन के पैर अभी भी पसरे हुए हैं। करप्शन को आप रातों रात नहीं सुधार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 15 साल तक सपा और बसपा की सरकार रही। किस तरीके से सपा की सरकार में एक पूरे परिवार का एक तंत्र था जो प्रदेश को लूट रहा था। उससे पहले मायावती के बारे में भी आपको जग जाहिर है, किसी से आपको बताने की और समझाने की, आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। 15 साल का बिगड़ा हुए ढांचे को जब 2017 में योगी जी की सरकार ने जब शपथ ली, तो एक बिगड़ा हुआ ढांचा, बिगड़ा हुआ तंत्र, बिगड़े हुई ब्यूरोक्रेसी, बिगड़े हुए कर्मचारी, ये पूरा तंत्र योगी जी को विरासत में मिला। उसको बिगड़ी हुई विरासत को संभालने में ही बहुत सारा समय लग गया। लेकिन बावजूद इसके कि योगी जी ने पिछले 4 वर्षों में न सिर्फ उस पुरानी घटनाक्रम को या पुरानी गंदगी को साफ किया, अब धीमे धीमे मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि उच्च लेवल पर भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से मिट गया है। जितनी भी सारी नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार में अब तक जितनी भी लगी हैं, किसी भी नौकरी में किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में ई टेंडर की व्यवस्था हो गई है। परचेज के लिए जेम पोर्टल लागू कर दिया गया है। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी की दिशा में उठाए जाने उच्च लेवल पर भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। मुरादनगर की घटना पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मुरादनगर की घटना पर सीधा
जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसकी परिस्थितियों के लिए एसआईटी की जांच बैठा दी गई है और उसमें तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई, ये भी आपको पता है। अभी आपने कहा कि उच्च लेवल पे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो चुका है, लेकिन वही देखिए धीमे धीमे देखिए वो उच्च लेवल के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं है, उस पर कहीं कुछ कमियां रही हैं, तो उसके लिए जो भी जैसे जैसे जो तंत्र है सरकार का वो काम कर रहा है। और उसमें आप जैसा कि पहले के भ्रष्टाचारों में होता था कि लोग बच के निकल आते थे, इस सरकार में भ्रष्टाचार में कभी भी कोई बच के नहीं आएगा। इसमें जिम्मेवारी तय करने की व्यवस्था योगी जी की सरकार ने कर ली है। और अभी कल परसों का बयान हो रहा है, जब योगी जी शायद गोरखपुर में थे तो उन्होंने बयान दिया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार पाया गया कहीं भी तो उसकी पैसे की भरपाई उसी अधिकारी के सैलरी से की जाएगी। वो तो योगी जी जो है हर कहीं से कर रहे हैं। अगर कोई आंदोलन में पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाता है तो भी उसकी भरपाई जो है उसी से की जाती है। मतलब ये किस तरीके का लॉ योगी जी ने निकाला है कि एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। नहीं तो सही बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी किस लिए होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी आपके हमारे टैक्स के पैसे आती है और उसका ही आप नुकसान करेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई धरना होता है, प्रदर्शन होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी सबसे पहले टारगेट बनती है। और पब्लिक किसके लिए? आपके हमारे लिए है। ये बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेन चलाई जा रही है या अन्य चीज़ें चलाई जा रही हैं आपकी, या ये लैंप पोस्ट है किसके लिए? आपकी हमारी सुविधा के लिए। इसको ही आप तोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में पब्लिक को भी लगे कि ये नुकसान आप सरकार का नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं का कर रहे हैं, उसकी दिशा के लिए उन्होंने इसकी व्यवस्था। क्राइम में आपने बोला कि योगी जी ने बहुत अहम योगदान दिया है, बहुत तेज़ी से जो है चीज़ें बदली हैं, क्राइम को लेकर के उनका रुख जो है बहुत कड़ा है, लेकिन हाथरस जैसे मामले में सरकार बैकफुट पे क्यों दिखाई देती है? देखिए हाथरस वाले में तुरंत उसकी सीबीआई की जांच कर ली गई। तुरंत तो नहीं हुई। देखिए मीडिया को भी रोका गया है। देखिए ऐसा मतलब नहीं है। अगर पीड़ित परिवार है तो पीड़ित परिवार को ही घेर करके घेरे में रखना, ये कैसा तंत्र है? हाथरस की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए बेटी किसी की भी हो, चाहे आपके परिवार में कोई बच्ची हो या मेरी बेटी अपनी हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन उस घटना के लिए तुरंत योगी सरकार ने कार्रवाई की। चूँकि एक बहुत बड़ा वर्ग विपक्षी दल खासकर बड़ा अनर्गल प्रलाप कर रहे तो उसको दिमाग में रखते हुए, चूँकि कहीं भी कोई किसी को कोई वो ना हो, तो इसलिए योगी जी सरकार ने तुरंत ही सीबीआई की जांच कर दी। सीबीआई की जांच की रिपोर्ट भी तो आ गई है अभी, और उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सरकार ने आवश्यक कदम भी उठाए। उत्तर प्रदेश में पशुपालन और जो डेयरी विभाग है उसको लेकर के आने वाले भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं किसानों के लिए या उन लोगों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? देखिए बहुत संभावना है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी संभावनाओं का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। सबसे ज़्यादा देश में उत्पादन दूध का उत्तर प्रदेश में होता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये मछली, इतना बड़ा पालन उत्तर प्रदेश में होता है। ये बहुत बड़ा केंद्र है। किसानों की आय दुगनी करनी है तो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकते हैं। तो किसानों ने उनकी आय दुगनी हो, उसके लिए किसानों को बड़ा प्रोत्साहन की स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अच्छा दूध किसान पैदा करे, क्योंकि आज इस समय जितना मिलावटी का कोरोना के बाद खासकर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग अच्छा शुद्ध चीज़ खाना चाहते हैं जिससे कि उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो। तो उसकी दिशा में सरकार प्रयास कर रही है कि अच्छी उत्तम जो देसी नस्ल का पशु है उसको आगे लाया जाए। बकरी पालन में सरकार प्रयास कर रही है। मछली पालन मछली पालन भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन के निकल आ रहा है, क्योंकि आजकल लोग अच्छा नॉन वेज खाना चाहते हैं। तो अगर जितना भी है उसमें मछली का जो वो मीट है वो बहुत अच्छे तरह पाया जाता है। और ख़ासकर यहाँ पर एनसीआर में काफ़ी लोग बिहार से और पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से आते हैं। वहाँ के लोग काफ़ी मछली पसंद करते हैं, अच्छा करते हैं। तो फिशरीज़ के लिए बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें किसानों को फिशरीज़ को या मछली को उत्पादन के लिए, और ख़ासकर जो देसी नस्ल की मछलियाँ यहाँ हैं जैसे रोहू है, कतला है, नए इनको प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन दे रही है। ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के अपनी घोषणा कर चुके हैं। क्या बीजेपी उससे चिंतित है या फिर विपक्ष उससे ज़्यादा चिंतित है? नहीं, बीजेपी किसी से चिंतित नहीं। बीजेपी ना विपक्ष से चिंतित है ना ओवैसी से चिंतित है। बीजेपी चिंतित क्यों नहीं है? क्या ओवैसी जो विपक्ष जो है ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं, इसलिए क्या बीजेपी चिंतित नहीं है? नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हर एक को अपनी बात कहने का हक है। देखिए मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर समाजवादी पार्टी है जिससे हम लोगों की लड़ाई होगी। बाकी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, और बसपा और बाकी अन्य पार्टियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में आईं और चली गईं। और अखिलेश यादव का भी पार्टी का भी क्या हाल है आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में किस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से जीत हासिल। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जनता ने अपना मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया, और आने वाले समय में 2022 के चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी पुनः उतने ही बहुमत से या उससे ज़्यादा भी बहुमत से जीतकर विजयी होगी। मतलब पूर्ण बहुमत बता रहे हैं आप, 1 साल के बाद जो चुनाव है? पिछली बार 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने 325 सीटें जीती थी। अब की बार निश्चित रूप से उससे ज़्यादा सीटें जीतेगी। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या एक साल के बाद जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इस 1 साल के अंतराल के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों को व्यवसाय मिले, उनको अच्छी आमदनी मिले, वो एक सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके, क्या ऐसी कुछ घोषणाएं हो सकती है आने वाले समय में? बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है। जितनी इन्वेस्टर समिट की गई है, जिसमें इतना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इतनी बड़ी स्कीम है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, जिसमें हर ज़िले में कोई ना कोई ज़िला हर स्किल के लिए विख्यात है। हर ज़िले में उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं, उनके लिए क्लस्टर्स बनाए गए हैं, उनको लिए वेब का प्लेटफॉर्म दिया गया है और उनको अपने उत्पाद को ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बेचे बल्कि पूरे देश और विदेशों में बेचे, उसके लिए किया जा रहा है। तो स्किल एक बहुत बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा एक एसेट है, उसको उभार के लाया जा रहा है। अभी इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें बहुत सारे MOU हुए। अब तो MOU ज़मीन पर भी उतर के आने लगे हैं, उनमें भी रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। रिक्रूटमेंट जितने भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो क्लास 1 में नौकरियों में हो, क्लास 2 की नौकरियों में हो या अन्य नौकरियों में, रिक्रूटमेंट अब तक की सरकार का सबसे बड़ा, जिसे मैं कहता हूँ विशेष उपलब्धि है कि किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में कहीं भी कोई भी विवाद नहीं हुआ है। सारी की सारी रिक्रूटमेंट मेरिट पर हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास चर्चा के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान कैप्टन विकास गुप्ता जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।